नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू है। इनमें इस वीडियो में मैंने बजट 2026 में जो मेजर चेंजेस आए हैं वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टीडीएस टीसीएस 2025 इसमें कंप्लीट गाइड मैं आपको समझाऊंगा। ये नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब से लागू है? ये 1 अप्रैल 2026 से लागू है। उस इनकम टैक्स एक्ट 2025 से टीडीएस टीसीएस के कुछ प्रोविजंस, जो मेजर प्रोविजंस, वो हम अब आज वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो आपको मैं क्या इंफॉर्मेशन दूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। इसमें कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, कौन कौन से नए सेक्शंस आए हैं, कौन से टीडीएस सेक्शंस में क्या चेंजेस आए हैं, टीसीएस में क्या चेंजेस आए हैं, किसके रेट बढ़े हैं, किसके रेट घटे हैं, वो सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्लाई होगा। सब टीडीएस टीसीएस सेक्शंस चेंज हो जाएंगे। पर बोलने के लिए, जो आपने सुना है कि भाई प्रोफेशनल का 194 जे है, सैलरी का 192 है, कॉन्ट्रैक्टर्स का 194 सी है, कमीशन का 194 एच है, मतलब ऐसे बहुत सारे सेक्शन आपने सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, पर वो इनकम टैक्स एक्ट में थे, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होते थे। उन्हीं सब सेक्शंस को उन्होंने थोड़े से नाम चेंज करे हैं और इनको एक ग्रुप बना के एक सिंगल सेक्शन कर दिया है। तो बहुत काम हुआ है इनकम टैक्स नए एक्ट में सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है? तो सेकंड थिंग इज, हमारा जो दूसरा कंफ्यूजन होता था कि भाई फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर, वो कंसेप्ट खत्म हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से। खाली एक ईयर रहेगा, दैट इज टैक्स ईयर। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, देयर इज ओनली वन कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट रह जाएगा, टैक्स ईयर, दैट इज एप्लीकेबल, जो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है। तो इसमें अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, नो, देयर इज नो कंफ्यूजन। सीधे सीधे बात है भाई साहब, टैक्स ईयर है 2026-27 मींस 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 27 की बात कर रहे हैं। वेदर वो ऑफिसर ने कोई नोटिस इश्यू किया या एज एन लेमैन, मतलब एक नॉर्मल बंदा समझे, अच्छा टैक्स ईयर 2026-27, ओके 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 27, ओके, डन। तो जैसे मैंने बोला था कि भाई नई टीडीएस जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंप्लीफाइड है, जो कि एक नॉर्मल बंदा जो इस लाइन का नहीं है, मतलब टैक्स लाइन का नहीं है, तो उन्हें भी बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ सकता है। तो लेट्स डिस्कस। तो न्यू टीडीएस स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड कैसे? बहुत सिंपल हो गए। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी सेक्शन है टीडीएस टीसीएस के, उन्होंने इसको तीन पार्ट्स बांटे। सेक्शन 392, सेक्शन 393 एंड सेक्शन 394। तो 392 में, जो कि हम सैलरी का हम जाना जाता था, सेक्शन 192, वो 192 बन गया 392। सैलरी पर टीडीएस जो कटते हैं वो हो गए 392, जो पहले 192, सेक्शन 192 बोला जाता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। सेकंड, जो बाकी जितने भी टीडीएस है, जो इन्यूमरेबल टीडीएस के सेक्शन है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते थे, उन सब को सेक्शन 390 इधर कहलाया जाएगा। सेक्शन 393 में अदर देन सैलरी सारे सब कुछ आ गए, जो कि 194 ए इंटरेस्ट का होता था, 194 सी कॉन्ट्रैक्टर का होता था, 194 जे प्रोफेशनल का होता था, 194 आई रेंट का होता था, 194 एच कमीशन का होता था, एंड 195 जो फॉरेन पेमेंट, इवन फॉरेन पेमेंट्स भी सेक्शन 193 में आ गए। और बहुत मेजर सेक्शन, बहुत बहुत सारे सेक्शन जो इसमें ऑलरेडी आ गए अदर देन सैलरी। एंड सेकंड सेक्शन इन सेक्शन 394, जो टीडीएस के थे, जो पहले सेक्शन 206 हम बोलते थे टीसीएस इनकम टैक्स में 1961 में, वो बन गया 394, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इसमें क्रिटिकल क्या है, सेक्शन 393 के अंदर टेबल्स हैं। हर पेमेंट टाइप के लिए एक सीरियल नंबर अलग है। ठीक है? आप सेक्शन 390 के अंदर टेबल्स हैं, मतलब जो हम जनरली समझ सकते हैं कि टेबल्स, कॉलम्स, रोज, वो है, उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि आपका अगर
इंटरेस्ट है तो इतना टीडीएस काटना है, आपका प्रोफेशनल है तो इतना टीडीएस काटना है, कॉन्ट्रैक्टर्स है तो इतना प्रोफेशनल इतना इतना टीडीएस काटना है, ठीक है? तो वो बहुत सिंपल करती है। पर हर कुछ वो टेबल टेबल में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हर कुछ का मीनिंग तो टेबल में समझा नहीं सकते। बहुत सारे एस्टेरिस्क मार्क करते हैं, बहुत सारे नोट्स है, बहुत सारे प्रोविसोस है, बहुत सारे एक्सेप्शंस है। वो पहले वाले इनकम टैक्स 1961 में डिस्कस हो जाते थे एक एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। पर सिंस इतने सारे सेक्शन को आपने सेक्शन 393 में इंक्लूड कर लिया, तो और टैबुलर डेटा में आपने दे दिया कि भाई किस रेट में क्या टीडीएस है। तो वो टेबल में हर कुछ डालना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक सेक्शन 402 इनकम टैक्स एक्ट 2025 में बनाया गया, जिसमें ये सेक्शन 393 के जो भी नोट्स है, कंसेप्ट्स है, एक्सेप्शंस है, वो सब सेक्शन 402 में डिस्कस किया। तो दोस्तों टीसीएस में क्या चेंजेस आए या क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस बजट 2026 में आए, क्या रेट चेंजेस आए, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अल्कोहल जो पहले 1% टीसीएस कलेक्ट होता था, अब वो 1 अप्रैल 2026 से 2% हो गया। मतलब कि जब आप सेल कर रहे हो तो 1% की जगह आपको 2% कलेक्ट करेंगे, ठीक है? टेंडू लीव्स जो 5% का पहले टीसीएस था, उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 2% कर दिया। स्क्रैप सेल जो पहले 1% था, उसको इंक्रीज करके 2% कर दिया। कोल एंड मिनरल्स जो पहले 1% था टीसीएस, उसको इंक्रीज करके 2% कर दिया। फॉरेन रेमिटेंस ये सबसे मेजर अमेंडमेंट बजट 2026 में आए हैं कि फॉरेन रेमिटेंस अब मेडिकल और एजुकेशनल, अगर मेडिकल रीजन ही है और एजुकेशनल रीजन है फॉरेन रेमिटेंस का, तो उसमें खाली टीसीएस कटेगा, कलेक्ट होगा, सॉरी, टीसीएस कलेक्ट होगा 2%। बाकी सबके लिए 20% जो पहले भी था। तो वही है गुड न्यूज़ कि मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन के लिए फॉरेन में अगर पैसा भेजना पर अब कम टीसीएस लगेगा, सिर्फ 2%। और ओवरसीज टूर पैकेज पहले 5% या 20% था, अब सिर्फ 2% है, चाहे कितना भी अमाउंट हो। तो 2% ही टीसीएस कलेक्ट होगा आपसे। तो प्रैक्टिकल चेंजेस 1 अप्रैल 2026 से क्या है, क्या करना है आपको? तो सबसे पहले तो जो प्रैक्टिकल चेंजेस है 1 अप्रैल 2026 से, आप जो चालान में चेंजेस है, जब चालान पेमेंट, आपको पता है कि जब चालान पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस का सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लियर नहीं हो, अगर आप क्लियर हो तो वेल एंड गुड है, पर नहीं भी हो तो भी आपको क्लियर रहना है, क्योंकि आपको चालान जमा करना है, और चालान अगर आपने गलत सेक्शन में दे दिया तो दिक्कत आप ही को होनी। तो फर्स्ट पॉइंट इस चालान में चेंजेस, नए सेक्शन नंबर यूज करें, 392, 393, 394। सेकंड, टीडीएस रिटर्न में चेंजेस, तो सेक्शन कोड चेंज हो जाएंगे, नए कोड्स यूज करें, ठीक है? थर्ड इज टैक्स ईयर कंसेप्ट। सिंस मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब खाली एक ही ये है, टैक्स ईयर 2026-27 बोलेंगे, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं रहेगा, ठीक है? बुक्स एंड टैली अपडेट, लेजेंड की नाम जो है उसमें भी अगर आप चेंज करें तो और भी प्रैक्टिकली अकाउंटेंट्स भी क्लियर रहेंगे, ओनर्स भी क्लियर रहेंगे, उसमें कंफ्यूजन नहीं हो। लेजर्स नेम चेंज करें, सेक्शन नंबर की जगह नेचर यूज करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स का टीडीएस है, तो अगर आपने सेक्शन बना रखा है टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स 194 सी, उसको आप टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स कर दीजिए। उसी तरह टीडीएस ऑन प्रोफेशनल्स कर दीजिए, टीडीएस ऑन सैलरी कर दीजिए, टीडीएस ऑन कमीशन कर दीजिए। बिकॉज सेक्शन का कंसेप्ट वो 1 अप्रैल 2026 से क्लोज हो रहा है। सैलरी छोड़ के जितने भी सेक्शंस है, वो सारे सेक्शन 393 में आ रहे हैं। जो सैलरी है वो 392 में आ रहा है, एंड टीसीएस इज कम्स अंडर 393।
ठीक है, मार्च 2026 तक गवर्नमेंट का टीडीएस फॉर्म, रूल्स, सेक्शन, कोड्स अभी तक नोटिफाई नहीं करे हैं। तो ये बहुत डिले है। अगर हो जाते तो हम सब एज़ एन प्रोफेशनल, एज़ एन यूज़र्स जो बेसिकली रिटर्न्स देखना चाहते हैं, अपना जो हमें 1 अप्रैल 2026 पे लागू है, तो देख लेते तो प्री प्लानिंग हम अच्छा कर पाते और कोई कन्फ्यूजन नहीं होता एंड मोमेंट पे। जब डिस्कस कर ही रहे हैं तो टीडीएस जो इस टॉपिक में नहीं जानते कि भाई टीडीएस क्या होता है, तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि टीडीएस क्या है एक्चुअल। तो टैक्स रिलेटेड सोर्स गवर्नमेंट एडवांस में टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है, कौन डिडक्ट करता है इसको? जो पेमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलरीड बंदे हो तो आपकी एम्प्लॉयर, अगर आप कंपनी में एज एन कॉन्ट्रैक्टर हो तो कंपनी, आप कंपनी को कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो तो कंपनी पैसा देती है तो कंपनी डिडक्ट करती है। किससे डिडक्ट होती है? जो पेमेंट रिसीव करता है, यानी कि आप। अगर आप किसी कंपनी में सैलरीड बंदे हो, कंपनी डिडक्ट करती है, किसका डिडक्ट करती है? आपका। आप प्रोफेशनल हो, कंपनी में एज एन प्रोफेशनल आप सर्विसेज दे रहे हो, तो कंपनी डिडक्ट करती है किसका? आपका। कहाँ जाता है ये पैसा? ये जाता है सीधे गवर्नमेंट के तिजोरी में, ट्रेजरी में। टीडीएस कब डिडक्ट करना है आपको? तो ये तो बहुत क्लियर है कि टीडीएस के रूल्स सीधी बात बोलते हैं कि क्रेडिट और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो क्रेडिट मीन्स आप अपने अकाउंट्स, अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो सॉफ्टवेयर में अपने उनके लेजर को क्रेडिट किया हो। आप मैनुअल करते हो तो भी उन लेजर में क्रेडिट करते हो। या क्रेडिट या पेमेंट, आपने पहले पेमेंट कर दी लेजर में चढ़ाने से पहले, तो विच एवर इज अर्लियर, जो पहले है आप उसी टाइम टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, तो कैश पेमेंट आपने कर दिया तो पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करने हैं। चेक पेमेंट कर दिया तो चेक इश्यू करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करना है। बैंक ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफर करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करते हैं। जो पहले हो, पेमेंट या क्रेडिट, जो पहले हो तब टीडीएस डिडक्ट करने हैं। याद रखिए, टीडीएस डिडक्ट करने में लेट ना करे, इस पर फाइन लग सकता है। तो अब कमीशन या ब्रोकरेज पे कितने टीडीएस कटता है और क्या लिमिट के ऊपर आपका टीडीएस कटना जरूरी है या आपका कटेक्ट डिडक्ट होगा? तो अगर आपका इंश्योरेंस कमीशन है, आप इंश्योरेंस के इंश्योरेंस बेचते हो, उस पे कमीशन मिला आपको और वो 20,000 तक है, तो आपके टीडीएस कुछ नहीं कटने का जरूरत है। कंपनी आपके नहीं टीडीएस करे। बट अगर आपका 20,000 के ऊपर है, तो आपका 5% टीडीएस जरूर डिडक्ट करे। उसी सेंस में अगर वो ब्रोकरेज है, तो 20,000 तक ब्रोकरेज है, तो कोई टीडीएस डिडक्शन नहीं है। पर अगर 20,000 के ऊपर है, तो 5% डिडक्ट होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको 50,000 कमीशन मिला, कंपनी टीडीएस डिडक्ट करेगी, बचे पैसे आपको मिलेंगे। अच्छा, अब किराए पे जो टीडीएस ऑन रेंट, अगर आप रेंटल इनकम किसी को दे रहे हो, आपके खर्चे हैं वो, उस केस में आपको कितना टीडीएस डिडक्ट करना है? अगर एक इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, तो उस समय आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 2% और उसका लिमिट है 50,000 पर महीना। मतलब कि 50,000 से ज्यादा किराया अगर आप दे रहे हो तो 2% टीडीएस आपको काटना है, और वो अगर इंडिविजुअल या एचएफ हो तो। अगर इंडिविजुअल एचएफ नहीं होते, वो कंपनी होते या स्पेसिफाइड पर्सन का रेंट है, अगर मशीनरी या प्लांट रेंट पे ले रहे हैं तो 2% का टीडीएस है। जमीन या लैंड बोल लो, आप बिल्डिंग बोल लो इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, तो 10% का टीडीएस है। तो वही लिमिट है 50,000 पर मंथ। अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपको, अगर मशीनरी प्लांट है तो 2% टीडीएस काटना है, और जमीन, लैंड, बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग है तो 10% काटना है। कंपनी को पेमेंट करते समय अलग रेट लगते हैं। ठीक है, इसमें याद रखने वाली क्या चीज है?
टैक्स साल की आखिर में टीडीएस डिडक्ट करना ज़रूरी है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। समझ लीजिए एक ऑफ़िस रेंट में है, तो 60,000 पर मंथ है रेंट। तो सिंस ये 50,000 से ज़्यादा है पर मंथ, तो आपका 2% टीडीएस कटेगा। मतलब कि 60,000 का 2%। यही अगर मशीनरी रेंट में होती है, तो उसपे सिंस ये भी 50,000 के ऊपर है, तो इस पे भी 2% है टीडीएस, तो ₹2,000 आपको टीडीएस डिडक्ट करने हैं। घर का रेंट 40,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ। सिंस ये 50,000 के नीचे है, तो इसमें कोई टीडीएस का डिडक्शन नहीं है। सिंस ये 50,000 के अंडर है, ये लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही है, तो इसमें कोई टीडीएस नहीं कर। तो मंथली रेट मंथली रेंट देखना है, ठीक है? तो प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते वक़्त उसमें टीडीएस रूल्स क्या आते हैं यहाँ पर कि ये टीडीएस रूल्स कब लागू होते हैं? जब आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी की वैल्यू हो, तो उसपे 1% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू पर टीडीएस आपको जमा करना होता है। ये कौन जमा करता है? जो बायर है, जो आपसे बाई कर रहा है, ठीक है? और कैसे जमा करना है आपको? ये पैन बेस्ड होता है। ये पैन बेस्ड चालान से टैन की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है? आपका पैन नंबर डालो, अपना पैन नंबर डालो और आप पेमेंट कर दीजिए और तो सामने वाले को ऑटोमेटिक क्रेडिट पहुँच जाता है, ठीक है? तो बायर को टीडीएस डिडक्ट करके 26 क्यूबी फॉर्म में जमा करना होता है। चलिए एक एग्ज़ाम्पल भी लेते हैं कि मान लीजिए प्रॉपर्टी की आपकी 75 लाख की वैल्यू, 75 लाख। तो टीडीएस कैलकुलेशन जो अपने सेक्शन बोलते हैं वो 1% का बोलता है कि भाई 1% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो 1% ऑफ 75 लाख होते हैं 75,000 रुपए, 75,000। तो बायर के नाम बायर अब 75,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा करेगी सेलर के पैन नंबर और सेलर को दे देगी पैसे 74 लाख 25,000 75,000 75,000 काट। तो एक इंपॉर्टेंट थिंग जो मेजर गलतियां होती है कि याद रखें अगर ज्यादा बायर्स है सबकी खरीदने का टोटल अमाउंट जोड़ ले तो टीडीएस शेयर बाजार में भी टीडीएस के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड्स में फर्स्ट हम म्यूचुअल फंड्स की बात ले लेते हैं। अगर आपको 10,000 से ज्यादा इनकम उसमें होती है तो टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट है तो जो इनकम बन रही हो उस पे टीडीएस डिडक्ट होता है। कोई इन्वेस्टमेंट फंड हो तो यूनिट से होने वाली इनकम पर वो टीडीएस डिडक्ट होता है। कोई सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हो तो इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर वो यूनिट्स हो या सिक्योरिटीज हो, दोनों के रेट्स 10% है, दोनों की लिमिट 5,000 5,000 है, ठीक है? सेविंग अकाउंट में कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होती अभी तक। आगे सरकार अगर ला दे तो कुछ पता नहीं, पर फिलहाल तो अभी सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं है। इंटरेस्ट इनकम पे कब टीडीएस आपका डिडक्ट होता है? अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है कोई, तो उस पे 10% टीडीएस है अगर आपकी एज 60 साल से नीचे है। मतलब आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, तो भाई भाई साहब अगर अगर 50,000 तक आपकी इंटरेस्ट है तो इस पे कोई टीडीएस नहीं है। 50,000 के ऊपर है तो टीडीएस कटना है आपका 10%। वही सेम कंसेप्ट रिकरिंग डिपॉजिट में लगता है। वही कंसेप्ट सीनियर सिटीजन में भी लगते हैं पर उनके लिए एक हायर लिमिट है 1 लाख कि भाई 1 लाख रुपए तक अगर आप इंटरेस्ट कमाते हो फिक्स डिपॉजिट से तो आपको कोई टीडीएस कटेगा नहीं, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होंगे। एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि बैंक इंटरेस्ट आपको मिला अगर आप 60 साल से कम हो तो आपके लिए 50,000 का लिमिट है, उस पे कोई टीडीएस डिडक्शन नहीं है। 60 साल से ज्यादा हो तो 1 लाख का लिमिट है आपके लिए। फॉर एग्जांपल
आपको 95,000 इंटरेस्ट मिला। अगर वो सीनियर सिटीजन को मिलता, सिंस उनके लिए एक हायर लिमिट है 1 लाख की, तो उसमें कोई टीडीएस डिडक्शन की ज़रूरत नहीं। बैंक कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा। और अगर आप यंग बंदे हो, मतलब 60 साल या 60 साल से कम हो, तो इन दैट केस आपके टीडीएस डिडक्ट होंगे 10% क्योंकि आपके लिए 50,000 का लिमिट है। तो अगर इनकम कम है, अगर फिर भी आपको लगता है आप यंग बंदे हो कि या सीनियर सिटीजन हो और आपका टीडीएस फिर भी आपको लगता है कि लिमिट को क्रॉस कर रहा है, पर एज ऑफ आपकी होल साल की इनकम आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं हो रही है। मतलब कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो आपके रिफंड ही आना है और आप डिडक्ट कर रहे हो, अननेसेसरी कंप्लायंसेस में फंस रहे हो। तो इन दैट केस आप अपने 15G 15H अपने बैंक में जमा करिए। आपके जहाँ पे वो इंटरेस्ट डिडक्ट होता है वहां जमा करिए कि भाई साहब आप मेरे टीडीएस मत डिडक्ट करिए, क्योंकि मैं मेरी टैक्सेबल इनकम ही नहीं बन रही है। आप क्यों डिडक्ट कर रहे हो, मैं कंप्लायंस में क्यों फंसूं? और फिर पहले मैं इनकम टैक्स रिटर्न दूँ, फिर मैं रिफंड लूँ, तो मैं अपना ब्लॉक क्यों करूँ पैसा? तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जब पेमेंट हमें वापस रिवर्स होती है, जब वापस आती है हमें, तो उस समय कब टीडीएस कटता है और कब नहीं कटता? तो कब लगता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे? तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाले अमाउंट पर। कितने टीडीएस कटता है? 2%। क्या लिमिट? मतलब कितने लिमिट के ऊपर आपके मिलेंगे कि तब आपका टीडीएस कटेगा? तो वो लिमिट है 1 लाख से ज़्यादा। क्या इंक्लूड नहीं है? मतलब उस वो 1 लाख की लिमिट एक वो जो जिन पे टीडीएस कटना है, वो कौन-कौन से अमाउंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो सबसे स्पेसिफिकली जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वो है टैक्स फ्री बोनस। इसको आपको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है? तो इसमें मैच्योरिटी अमाउंट या बोनस चेक करें, तो 1 लाख से ज़्यादा पर टीडीएस ही लगेगा। तो टीडीएस ऑन परचेज़ेज़, तो बड़े खरीदारी पर टीडीएस। तो टीडीएस का रेट अगर आप कहीं से परचेज़ कर रहे हो फिर जो 50 लाख से ज़्यादा का परचेज़ कर रहे हो, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है उनका पेमेंट करते हो। कितना टीडीएस डिडक्ट करना है? सिर्फ 0.1% ही डिडक्ट करना। कौन डिडक्ट करेगा? सामान खरीदने वाला, मीन्स बायर, मीन्स कि अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप डिडक्ट करोगे, ठीक है? और ध्यान देने की बात ये है कि ये सिर्फ सामान की खरीदारी पे लगता है, सर्विसेज पर नहीं। तो बहुत सारी कंपनीज में अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स दिया जाता है, परक्यूसाइट्स दिया जाता है, या हम अगर हिंदी में बोले फायदे, सुविधाएं दी जाती है। तो कंपनी से मिलने वाले फायदे या सुविधाओं पे भी टीडीएस है। कितना टीडीएस है? फायदे की कीमत, मतलब बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं, उसकी कीमत पे का 10% टीडीएस आपको काट के जमा करना है। कितनी राशि से शुरू होगा? मतलब क्या लिमिट है जिस पे टीडीएस डिडक्ट होना है? तो 20,000 से ऊपर की अगर आपको बेनिफिट मिलता है या परक्यूसाइट मिलता है, मतलब सुविधाएं मिलती है, तो आपको 10% टीडीएस काट के जमा करना है। तो याद रखने की बात ये है, कैश या सामान, काइंड, दोनों पर लगता है। ऐसा नहीं कि आप सामान ले लो और बच जाओ, हाँ भाई टीडीएस नहीं जमा करना। नहीं, या आप कैश मिले आपको या सामान मिले, कोई काइंड मिले, दोनों पर लगता है। पैसे देने वालों को टीडीएस डिडक्ट करना ही है और कंपनी गवर्नमेंट को जमा करना। तो ई कॉमर्स पे टीडीएस के रूल्स क्या है? मतलब कि आप अगर अपने प्रोडक्ट्स कोई वेबसाइट को यूज करके बेच रहे हो और आपको वहां से पेमेंट मिल रही है, आप अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच रहे हो, तो जिस कंपनी की वेबसाइट को यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर हम अमेज़न की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, मिंत्रा की बात करें,
आपने उस वेबसाइट में रजिस्टर किया और आप अपने प्रोडक्ट्स उन वेबसाइट से बेच रहे हो। आप बेच रहे हो और फिर आपको रिवर्ट बैक आपकी पेमेंट मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। इन दैट केस आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स जो कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, मिंत्रा, मीशो, तो ये कितना टीडीएस आपका काटेंगे, किस सिचुएशन में काटेंगे और कब आप एग्जेम्प्ट हो, ठीक है? तो क्या है ये? ऑनलाइन सेल या सर्विसेज का पेमेंट, कितना रेट टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए? तो 0.1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट नॉर्मली टैक्सेबल अमाउंट पे होती है, बट ये ग्रॉस अमाउंट पे है। ये एक सेक्शन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि 0.1% इज इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब आपने 500 का सामान बेचा, 500 प्लस जीएसटी का सामान बेचा, तो बाकी सब टीडीएस के सेक्शन में वो 500 पे खाली टीडीएस डिडक्ट होता है। पर ये एक एक शायद मेरे हिसाब से एक लौता ही सेक्शन है जिसमें 0.1% ऑफ 550 टीडीएस डिडक्ट हो। मतलब 500 प्लस जीएसटी 550, तो 550 पे 0.1% टीडीएस डिडक्ट हो। ये कौन डिडक्ट करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। एक ही एक्सेप्शन है इसमें, अगर आप इंडिविजुअल या एचएफ हो और आपकी सेल्स 5 लाख से कम है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, मिंत्रा और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ऐसे ऑपरेटर्स आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे एज पर रूल्स। अब क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जिसे हम वीडीए भी कहते हैं, उस पर टीडीएस क्या है? तो वीडीए हो गए क्या है? क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स। कितना परसेंट रेट का टीडीएस कटेगा इसमें? 1% ऑफ ट्रांसफर अमाउंट। लिमिट क्या है? लिमिट मतलब कि किस लिमिट तक होने के बाद आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी सामने वाली जो आपको पेमेंट दे रही है। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो 50,000 लिमिट है, मतलब 50,000 तक आप कमा रहे हो, गुड। आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो 50,000 तक, तो आपके कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और अदर्स के लिए 10,000 का लिमिट है। ये कब लगता है? हर ट्रांजेक्शन पर टीडीएस। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात देखने की ये है कि कोई लिमिट नहीं है। हर सेल पर 1% टीडीएस डिडक्ट होता है। टीडीएस ऑन लार्ज कैश विड्रॉल्स, अगर आप कैश विड्रॉ करते हो अपने बैंक अकाउंट से, पोस्ट ऑफिस अकाउंट से, कोऑपरेटिव बैंक से, तो उस पे भी टीडीएस। अब टीडीएस की रेट क्या है? वो रेट है 2%। 2% ऑफ कैश निकालने पर, जितना आपने कैश निकाला। अब लिमिट, भाई क्या लिमिट के बाद आपका टीडीएस डिडक्ट होगा? अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, तो आपके लिए 3 करोड़ का लिमिट है कि 3 करोड़ के ऊपर होने से आपका टीडीएस डिडक्ट हो। और कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर बाकी सब के लिए 1 करोड़ का लिमिट है कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा आपका कैश विथड्रॉ होता है तो आपका 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। वो बैंक, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस जहाँ पर आप ये ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, आपका डिडक्ट करेगी। ये कैश निकालने पर लगता है टीडीएस, कैश विथड्रॉ डिडक्ट। अब पार्टनर को पेमेंट, आप एक पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर्स को कुछ सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें भी टीडीएस गवर्नमेंट ने ला दिया है या पहले से है। तो नए इनकम टैक्स एक्ट में जो 2025, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू है, तो पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट में भी टीडीएस है। कितना है? 10%। उनमें भी लिमिट है कि 20,000 तक है, तो आपको कोई टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर 20,000 से ज़्यादा है, तो आपको 10% टीडीएस काटना है पार्टनर का। तो फर्म अपने पार्टनर को पेमेंट करते वक़्त टीडीएस काटना पड़ेगा आपको, काटना ही है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स पे टीडीएस कटते हैं, वो रूल्स जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। पर फिर भी
जो प्रोविजन बोलते हैं वो मैं वापस डिस्कस कर देता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट पर टीडीएस, कॉन्ट्रैक्ट और कौन? तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई सर्विसेज देने वाले कौन है ये? ये इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई सर्विसेज देने वाले, तो इस पे टीडीएस है, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, मतलब कि सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर आपका इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, तो रेट 1% का है, लिमिट इज 30,000, मतलब 30,000 तक आपको छूट है। अगर 30,000 तक आप सर्विस दे रहे हो, ओके, नो टीडीएस। पर अगर आप कंपनी और अदर्स है, अब तो आप पे 2% टीडीएस है, जो कि पहले वाले रूल में भी था। मेट इसमें सबसे मेजर चीज देखने की ये बात है कि ये मटेरियल कॉस्ट का रोल। अगर मटेरियल का खर्चा अलग है, तो टीडीएस सिर्फ लेबर पर लगेगा। पर अगर मटेरियल खर्चा अलग नहीं है, टीडीएस पूरी अमाउंट पे लगेगा। मान लीजिए आपके पास एक कॉन्ट्रैक्टर का इनवॉइस आया, जिसमें आपको पता है कि चलो 60,000 इज 60,000 मटेरियल का है और बाकी 40,000 लेबर का है। पर उन कॉन्ट्रैक्टर ने जो इनवॉइस बनाया वो एक सिंगल लिखा फॉर सप्लाई सर्विसेज 1 लाख रुपीज, और वही 1 लाख रुपीज बस एक ही अमाउंट देखा, तो आपको पूरे पे काट। पर वही कॉन्ट्रैक्टर अगर वो बाइफरकेट कर देता है कि भाई साहब लेबर का है आपका 60,000 और मटेरियल्स का 40,000, तो जो लेबर का है तो उसी पे खाली टीडीएस कटना है, मेटल्स पे नहीं कटना। अगर वो बाइफरकेशन वो अलग-अलग अपने बिल में दिखा देता है। एक सिंपल एग्जांपल भी ले लेते हैं कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है 5 लाख, उस पे टीडीएस कैलकुलेशन हो गए, समझो इंडिविजुअल है बंदा, इंडिविजुअल है कॉन्ट्रैक्टर, तो 1% ऑफ 5 लाख तो 5,000 होते 5,000। तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप को अपने बैंक में कितना रुपया मिलेगा? 4,95,000। ठीक है? तो कंपनी का क्या काम चालू हो गया कि भाई 5,000 आपको टीडीएस जमा करने हैं, और फॉर्म 16 है जो टीडीएस सर्टिफिकेट है, वो आप जब टीडीएस रिटर्न प्रोसेस हो जाती है तो फॉर्म 16 में अपने कॉन्ट्रैक्टर को आप दीजिए। तो एक हमारे तरफ से एक टिप रहता है कि कॉन्ट्रैक्टर से बिल में जरूर मटेरियल और लेबर जरूर अलग अलग लिखवा ले। उससे क्या टीडीएस कम जमा होना है, कम जमा होगा तो कॉन्ट्रैक्टर्स को ज्यादा रुपए बैंक में मिल पाएंगे। तो मैन पावर सप्लाई पर टीडीएस अब कंफ्यूजन है। ये बजट 2026 में एक कंफ्यूजन जो इनकम टैक्स 1961 में क्लियर नहीं हुआ था, वो नए इनकम टैक्स एक्ट में बजट 2026 में क्लियर करने की कोशिश करी गई कि अगर मैन पावर सप्लाई होती है तो उस पे टीडीएस जो है वो वन प्रोफेशनल नहीं होके हरदम कॉन्ट्रैक्टर्स में काटा काटा जाएगा। मतलब कि प्रोफेशनल 10% टीडीएस नहीं कटेगा, वो कटना चाहिए 1%। अगर आप इंडिविजुअल, अगर वो सामने वाला मैन पावर सप्लाई करने वाला अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% कटेगा, और अदर्स है अगर इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो 2%। तो कंफ्यूजन कहाँ होता था? एज एन टैक्स पेयर आप उसको कॉन्ट्रैक्टर में रखते थे, पर एज एन डिपार्टमेंट उसे बोलते थे कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टर सर्विस नहीं, ये तो प्रोफेशनल सर्विसेज, आप मैन पावर सप्लाई, दिस इज अ प्रोफेशनल सर्विस। तो डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर वो कंफ्यूजन क्रिएट होता था, जो अननेसेसरी कंप्लायंसेस बढ़ते थे, अननेसेसरी अपील्स बढ़ते थे, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होते। तो वो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये एक बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लाया बजट 2026 में कि मैन पावर जो सप्लाई वो अब हरदम कॉन्ट्रैक्टर्स के हिसाब से देखा जाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से देखा जाएगा तो जो टीडीएस के रेट्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से देखे जाएंगे। तो अगर आपका सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका मैन पावर सप्लाई जो कर रहा है वो इंडिविजुअल एचयूएफ, तो 1% डिडक्ट करना है आपको, और अदर्स है तो 2% कटना। तो गुड न्यूज़ इज़ अब कन्फ्यूजन खत्म है। मैनपावर सप्लाई पर टीडीएस सेक्शन 194 सी ओल्ड एक्ट या सेक्शन 393 न्यू एक्ट में ही डिडक्ट करने एज वर्क। ठीक है?
तो पहले कंफ्यूजन क्या था, 194 सी में डिडक्ट करें या 194 जे में, कोई क्लियर नहीं था। अब क्लियर क्या है कि सप्लाई ऑफ मैन पावर को वर्क की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया। ठीक, इसी वजह से ये क्लैरिफिकेशन कर दिया। तो ये क्लैरिफिकेशन करने से काम बहुत साफ हो गया है और कंफ्यूजन खत्म हो गया। तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस में प्रोफेशनल सर्विसेज आप सीएस देते हैं, लॉयर्स देते हैं, उसमें आपको कितना टीडीएस डिडक्ट करना है? तो रेट सरकार ने कोई चेंज नहीं करी है, सरकार ने वही 10% रखी है, पर वो लिमिट चेंज कर दी है कि भाई 50,000 से अगर ज्यादा हो तो आपको टीडीएस काटना है, अगर 50,000 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिविडेंड इनकम में क्या टीडीएस है? तो टीडीएस का रेट है आपका 10% टीडीएस लगता है इसमें। इसमें कोई लिमिट नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स इन पर भी टीडीएस लगता है। कब टीडीएस डिडक्ट होता है? डिविडेंड देने से पहले टीडीएस डिडक्ट होना पड़ता है। एग्जांपल ले लेते हैं, समझिए आपको डिविडेंड मिला 10,000, तो टीडीएस इसमें डिडक्ट हो जाएगा 1,000 रुपए, हाथ में आपके आए 9,000। हमारी तरफ से एक टिप है आपके लिए कि भाई डिविडेंड जब आईटीआर में आप जरूर दिखाएं, टीडीएस क्रेडिट 26 ए से जरूर चेक करें।